यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PT 360 पे यहाँ पर इकोनॉमिक यहाँ पर हिंदी वाली है। अभी तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक के, हम लोग ने MCQ डिस्कस कर लिए पूरे हिंदी के, करिए यहाँ पर नॉन टॉपिक तक, ठीक है। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की जो मैगजीन है वो भी हम लोग ने पूरा MCQs और साथ में चौथे पार्ट तक हम लोग ने वो भी कर ली, इसके जो डीप में व्याख्या के साथ है वो, ठीक है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक की जो मैगजीन आ गई है, इसको हम लोग यहाँ से टॉपिक 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। MCQs तो सब कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर टॉपिक 1 से डीप में थोड़ा और जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मैगजीन है इसको मैंने पहले से थोड़ा हाईलाइट कर रखा है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके, और इसका पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक को हम लोग आज यहाँ से कवर करेंगे, वित्त और कराधान। और जो आपका ये पहला टॉपिक यहाँ पर था ये बैंकिंग और मौद्रिक नीति, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक आते हैं, देखते हैं यहाँ से 1 नंबर से। यहाँ से टॉपिक है अगला, पहला टॉपिक बैंकिंग और मौद्रिक नीति, भारतीय रिजर्व बैंक इसमें, ठीक है। देखते हैं इसको। RBI की मौद्रिक नीति के कारण ये प्रकरण जो है उसके, और यहाँ पर विस्तृत अवलोकन है। ये तो आपको थोड़ा सा देखना कि क्या क्या होते हैं, अपने टॉपिक में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिवर्स रेपो दर है, ये सब स्टैटिक में पढ़ चुके हो। रेपो दर क्या होता है ना, नगद आधारित पर, तो ये सब स्टैटिक वाली चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार के हस्तांतरण जो यहाँ पर अधिदेश है उसमें राशि, अधिशेष राशि, इसको लेकर के यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट जो है हाईलाइट भी कर रखे हैं इसमें पहले से ही, ठीक है। और बता भी रखे हैं कौन कौन से मैंने MCQs अभी करा दिए, किसके और किसके नहीं कराए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें बोला है कि सरकारी जो प्रतिभूति है इसमें ब्याज की वसूली से आय, तरलता और प्रबंधन जैसे साधन है। इसमें चल निधि समायोजन सुविधा से प्राप्त जो निवल ब्याज है, इसमें ऋण, शीघ्र योजरेज, मुद्रा जो है मुद्रण से प्राप्त लाभ, और विदेशी मुद्रा जो निवेश है उस पर अर्जित ब्याज, ठीक है। आर्थिक पूंजी के जो फ्रेमवर्क है, ECF के क्या लाभ होते हैं, ECF के बारे में देख सकते हो। ECF क्या होता है, इसकी उत्पत्ति, ECF को यहाँ पर बिमल जलान समिति है, उसकी सिफारिश के आधार पर RBI द्वारा 2019 में अपनाया गया था। दूसरा है ECF उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन, इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट, ERM जो फ्रेमवर्क है 2012 का एक अभिनव माना जाएगा, ठीक है। अवधारणा क्या होगी, जो ECF है इसके रिस्क प्रोविजन के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए RBI अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत इसे किए जाने के लाभ और वितरण की पद्धति प्रदान करता है। तो यहाँ से आप ECF के बारे में देख सकते हो, क्या यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट, सब ठीक है। आगे ECF के तहत यहाँ पर कुछ आर्थिक घटक है पूंजी के, जैसे कि यहाँ पर जो रियलाइज्ड इक्विटी है इसमें RBI की पूंजी और आरक्षित निधि, आकस्मिकता निधि, ये सब क्या है, और अस्थि विकास निधि, ये सब इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। किसमें, रियलाइज्ड इक्विटी जो होती है इसमें कितनी चीज़ें शामिल होती हैं, ये इसके अंदर का शामिल होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ECF के तहत यहाँ पर जो आर्थिक पूंजी का घटक है रियलाइज्ड इक्विटी, उसके अंतर्गत इनमें से क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ पर चारों बातें आपको रखनी है, RBI की पूंजी, आरक्षित निधि, आकस्मिक निधि और ये जो अस्थि विकास निधि, ठीक है। आगे आकस्मिक जोखिम जो बफर है, इसमें मौद्रिक नीति और यहाँ पर वित्तीय स्थिरता, ऋण और परिचालन संबंधी जोखिम के लिए यहाँ पर प्रावधान करने हेतु RBI की रियलाइज्ड इक्विटी का घटक होता है, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन शेष, ये वे अप्राप्त लाभ होते हैं या निवल हानियाँ होती हैं जो विनिमय दर से सोने या कीमत में ब्याज दर के उतार चढ़ाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं, ठीक है। आगे आते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसके बारे में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नवीनतम डेटा के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व 102.3 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो इसको लेकर के न्यूज़ में था, ये देखते हैं इसमें। इस वजह से यहाँ पर भारत के विदेशी जो मुद्रा भंडार है ये स्वर्ण का हिस्सा करीब लगभग 15% हो गया है, ठीक है। और जबकि एक दशक पहले ये लगभग 7% था, ठीक है। RBI भारत में विदेशी मुद्रा फॉरेक्स का यहाँ पर प्रबंधन करने वाला प्रमुख प्राधिकरण होता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा फॉरेक्स का प्रबंधन करने वाला मुख्य प्राधिकरण कौन होगा, RBI होगा। आपसे बोल देगा SEBI होगा, है ना, या वर्ल्ड बैंक होगा, IMF होगा, तो कौन होगा, RBI होगा, याद रखना है। आगे यहाँ पर है RBI का स्वर्ण भंडार क्यों बढ़ रहा है, इसको लेकर के कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि यहाँ पर RBI के यहाँ पर स्वर्ण भंडार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्रा भंडार इसमें विविधता लाने के लिए विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्ति है इसका स्रोत विविधता लाई जा रही है, और यहाँ पर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा रहा है। यहाँ पर सारे प्रयास डॉलराइजेशन दिशा में कदम उठाया गया। जोखिम को कम करने के लिए इस मुद्रा की विनिमय दर से अस्थिरता को, उसकी यहाँ पर जो वजह से विदेशी मुद्रा में जो उतार चढ़ाव है उसके जोखिम से मदद भी मिलेगी, ठीक है। मुद्रास्फीति से निपटने में सहायक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्वर्ण भंडार है इसको मुद्रास्फीति की स्थिति में संकट से बचाएगा और जमा किए गए जो और इसमें जमा किया जाएगा, और साथ ही यहाँ पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की क्रय शक्ति कम नहीं होगी,
है ना। तो 3 बातें यहाँ से जो स्वर्ण भंडार जो है आरबीआई का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनके बारे में बताना कि आरबीआई का जो स्वर्ण भंडार है क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मुद्रा भंडार में विविधता लाना है और जोखिम को कम करने के लिए मुद्रा की विनिमय दर को स्थिरता करना है, अस्थिर करना है और मुद्रास्फीति से निपटने के सहायक को लेकर स्वर्ण भंडार की मुद्रास्फीति में संकट से बचाव को लेकर जमा किया जाना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ से जायज कर सकते हो। विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का हिस्सा बढ़ने के मुख्य जोखिम क्या हो सकते हैं? अगर यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का हिस्सा बढ़ेगा तो क्या जोखिम, उससे जुड़े जोखिम क्या हो सकते हैं? एक तो यहाँ पर तरलता या कम आपूर्ति होगी इसकी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपूर्ति कम होने से स्वर्ण नकदी में बदलने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी और महंगी होती है वो, और शून्य रिटर्न मिलेगा इस पर, 0 रिटर्न। जमा स्वर्ण पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, वहीं मुद्रा जमा करने पर ब्याज मिलता है। ठीक है। तीसरा, भंडार और सुरक्षा की अधिक लागत होगी इसमें, और इसमें सुरक्षित भंडारण उसकी आवश्यकता अधिक होगी, और प्रायः घरेलू विदेशी जो यहाँ पर वर्ड्स हैं इसमें किया जाता है, इसको लेकर के भंडारण, बीमा और परिवहन लागत भी बढ़ जाएगी। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने की विदेशी मुद्रा भंडार स्वर्ण का हिस्सा बढ़ाने से क्या जोखिम हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर स्वर्ण भंडार अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? 2 पॉइंट आप यहाँ से 3 पॉइंट दोनों को याद कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट घुमा देगा ऐसे करके, इसका यहाँ दे देगा, इसका यहाँ दे देगा। तो इस वजह से तीनों पॉइंट को अच्छे से नोट करके लिख लेना है, शॉर्ट पॉइंट करके। अपना जो भी नोट्स होगा या की पॉइंट होगा या साइड में कहीं आप इसको बना के लिख सकते हो। ठीक है, आते हैं आगे। भारत पे विदेशी मुद्रा भंडार के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं। एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति FCA, ये अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलिया डॉलर और जापानी येन जैसी मुद्राएं इसमें रखी जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात है। और आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भी भंडार होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर जैसे कि विशेषाधिकार अधिकार और रिजर्व ट्रेज पोजीशन, ये किसके पास होता है? ये आपका IMF के पास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना है, उसके बारे में यहाँ पर टॉपिक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना है, इसके बारे में त्वरित यहाँ पर बोल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या होगा। देखो इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो विनिमय संस्थाएं होती हैं उसके ग्राहकों को तुरंत, है ना, ऑन द स्पॉट और किफ़ायती तरीके से, सही तरीके से, अच्छे तरीके से और सक्षम वैकल्पिक जो सही तरह हो उसको यहाँ पर शिकायत तंत्र बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, त्वरित, शिकायत और सक्षम, है ना, तीनों का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। त्वरित, किफ़ायती, सक्षम को लेकर के यहाँ पर उद्देश्य होगा ओम्बड्समैन का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो ओम्बड्स योजना है ये किस पर आधारित है? त्वरित, किफ़ायती, सक्षम और बुनियादी ढांचे को लेकर के और सतत विकास को लेकर कैसे करके। तो 3 पॉइंट आपको सिर्फ त्वरित, किफ़ायती, सक्षम याद रखना है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया यहाँ पर। आगे देखते हैं। यहाँ पे कवर के कवरेज, इसमें आरबीआई की नई घोषणा से पहले इस योजना के दायरे में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हो रही, जैसे कि यहाँ पर सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक जो है बैंक, सहकारी बैंक तथा 50 करोड़ की जमा राशि वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक शहरी विकास बैंक। तो ये सब क्या होंगे? आरबीआई की कवरेज की नई घोषणा से पहले ये सब संस्थाएं शामिल थी। ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को छोड़कर जो जमा राशि स्वीकार करती हो या कस्टमर इंटरफेस रखने के लिए अधिकृत हो, जिसकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए हो, ये भी क्या थी? जिसमें आरबीआई की कवरेज की लेकर यहाँ पर शामिल थी। ठीक है, सभी सिस्टम पार्टिसिपेट्स इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 के तहत भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले सिस्टम प्रोवाइडर शामिल होते हैं और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है। तो ये सब पॉइंट याद रखने कि यहाँ पर आरबीआई की जो है ओम्बड्समैन योजना के बारे में कुछ इनकी संस्थाएं शामिल रही थी, कौन कौन सी वो। ठीक है, ये योजना आरबीआई की निम्नलिखित 3 ओम्बड्समैन योजना को एकीकृत करेगी। कौन कौन सी? एक ओम्बड्समैन योजना 2006 को, और गैर कंपनी के लिए यहाँ पर ओम्बड्समैन योजना 2018 को, और डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्स योजना 2019 को। 3 आपको याद रखनी है। ये योजना एक देश एक ओम्बड्समैन के सिद्धांत पर आधारित होगी। इसका मतलब होगा कि अब जो आरबीआई है इसके साथ या इसके द्वारा विनियमित अलग अलग जो क्षेत्रक हैं उसकी संस्थाओं के लिए अलग अलग शिकायत निवारण प्रणाली नहीं होगी, एकीकृत यहाँ पर एक होगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा एक देश एक ओम्बड्समैन जो सिद्धांत है इस पर आधारित बोलेगा क्वेश्चन, किसके आधार पर जो आरबीआई है इसमें अलग अलग क्षेत्र की संस्थाओं के लिए अलग अलग शिकायत निवारण तंत्र होगा। पहली बात तो क्या गलत हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग नहीं होगा। दूसरी बात, इसके तहत यहाँ पर 4 ओम्बड्समैन योजना को एकीकृत किया गया, तो गलत हो जाएगा क्योंकि 3 को किया गया है। कौन कौन सी? और ये भी क्वेश्चन बना सकता है
नया क्वेश्चन एक कि इनके बारे में ओम्बड्समैन के बारे में विचार करना है। इसमें से कौन कौन सी ओम्बड्स में 3 योजनाएं शामिल की गई हैं। 1 2 3 4 4 दे देगा, 3 ये और एक कोई 4 दूसरी दे देगा। तो 3 आपको याद रखना है कि कौन सी यहाँ पर इसमें एकीकृत की गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। ये आपका आंसर पूरा हो गया। हाँ, शक्ति क्या है? ओम्बड्समैन 20 लाख रुपए तक मुआवजा का आदेश दे सकता है। साथ ही वह शिकायतकर्ता के समय, खर्च और किसी भी मानसिक परेशानी, उत्पीड़न के एवज 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त मुआवजा का भुगतान आदेश दे सकता है। ये बात सही है। ठीक है, शक्ति के तहत यहाँ पर। आगे आते हैं। आरबीआई के संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावली कुछ है, देखते हैं इसमें। देखो, जो स्थायी जमा सुविधा एलटीएफ जिसको बोलते हैं, ये एक मौद्रिक उपकरण है जो वाणिज्यिक बैंकों से बिना किसी सांपार्श्विक तरलता के अवशोषित करता है इसको। और इसमें यहाँ पर फिक्स्ड रेट पर रिवर्स रेशियो की जगह ली है इसने। ध्यान से यहाँ पर FRR वस्तुतः तरलता समायोजन सुविधा LF कॉरिडोर की न्यूनतम दर मानी जाती है। ये एक क्षणिक प्रकृति की तरलता होती है और आरबीआई चाहे इसकी अवधि को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, कुछ भी करेगा। ठीक है, LF के लिए पात्र सभी बैंक संस्थाएं इस सुविधा का उपयोग कर सकती हैं। HDF ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक अवकाश के लिए यहाँ पर सभी दिनों की जो उपलब्ध यहाँ पर साप्ताहिक में रहेगा। ई-कुबेर से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर MCQs में दिया हुआ है, जो यहाँ पर MCQs करा चुका हूँ मैं, उसको लेकर के आप देखोगे पहले दूसरे टॉपिक पर तो आपको मिलेगा ई-कुबेर, है ना। क्वेश्चन वहाँ पर मैंने पूछा है MCQs में। आगे आते हैं। परिवर्तन दर, रिवर्स रेपो दर, ये भी MCQs में बनाए क्वेश्चन। ठीक है, ये बोला कि ये आरबीआई द्वारा बैंकों से अल्पावधि थोड़े समय के लिए यहाँ पर अतिरिक्त धन अवशोषित करने के लेकर के यहाँ पर उपयोग की जाने वाली एक विधि होती है। इसमें आरबीआई बैंकों से कुछ समय के लिए पैसा लेता है और इन्हें बदले में उन्हें क्या देगा, ब्याज देगा। इसमें क्या होता है, परिवर्तनीय दर का अर्थ होता है कि ब्याज दर निश्चित नहीं होती है तथा इनका निर्धारण बाजार आधार पर किया जाएगा और रिवर्स रेपो दर का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट करेगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से करा चुका हूँ मैं, एक क्वेश्चन और क्रिएट करता हूँ यहाँ से। इसमें बनेगा क्वेश्चन कि परिवर्तनशील दर जो रिवर्स रेपो दर है VRRR, इसके बारे में आपको विचार करना है कि आरबीआई द्वारा बैंकों से अल्पावधि के लिए यहाँ पर अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि होती है। सही बात है पहला। दूसरा, इसमें आरबीआई कुछ समय के लिए यहाँ पर पैसा लेता है और इसके बदले में उसे कुछ ब्याज देता है, या बोल देगा इसके बदले में उसे अधिक ब्याज देता है। तो क्या गलत होगा? यहाँ पर अधिक को कम कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ब्याज देता है। ठीक है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा बात आती है तो गलत होगी वो, राइट। तीसरी बात है, इसमें परिवर्तन दर का अर्थ होता है कि ब्याज दर निश्चित नहीं होना। ठीक है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन मतलब क्या होता है, चेंजमेंट होता रहना, तो ये बात सही हो जाएगी। और अगला पॉइंट है, रिवर्स रेपो दर का निर्धारण आरबीआई द्वारा भारत सरकार के माध्यम से, मतलब भारत सरकार के माध्यम से आरबीआई द्वारा किया जाता है, या भारत सरकार के जो दिशा निर्देश से आरबीआई द्वारा किया जाता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई द्वारा सिर्फ किया जा रहा है, भारत सरकार इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है एक और। आगे आते हैं। स्विच नीलामी एक्शन है, एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। नीलामी एक्शन, ये देखो, ये शुरुआत, ये एक प्रक्रिया 2019 में आरबीआई द्वारा भारत सरकार की ओर से शुरू की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि अल्पावधि में प्रतिभूति और दीर्घावधि प्रतिभूति को साथ बदलकर लोक ऋण की परिपक्वता को संबंध में प्रबंधन करना। ठीक है, बस इतना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है इसका, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक पॉइंट ये प्रक्रिया स्विच लेन देन मॉड्यूलर के माध्यम से ई-कुबेर पर संचालित होगी। बस 2 बातें आपको याद रखनी है, इसका उद्देश्य यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला पॉइंट दे रहा है, तो स्विच नीलामी लिखोगे, 2 बातें आप इस पर नोट करोगे। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना क्योंकि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने कराया हुआ है, एमसीक्यूज यहाँ से कवर कर सकते हो अपना। ठीक है, आगे पेमेंट एग्रीगेटर्स एमसीक्यूज में दिया हुआ है। यहाँ पर दरअसल में ये ग्राहकों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं में निवेश उत्पादों की खरीद के लिए व्यापारियों के इंटरफेस फिजिकल वर्चुअल के माध्यम से पेमेंट के विभिन्न तरीकों से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ये वॉलेट को एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जोड़कर व्यापारी को देता है। इसमें पेमेंट एग्रीगेटर के उदाहरण होते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, पेपल आदि यहाँ पर शामिल होते हैं। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यहाँ पर कंपनी के रूप में पंजीकृत संस्था होगी। ठीक है, और ये दिशा निर्देश इसके होंगे कि नॉन बैंकिंग पेमेंट्स एग्रीगेटर्स के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में तहत आरबीआई द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो 3 पॉइंट इसके याद रखने आपको। आगे आते हैं, वेज एंड मील्स एडवांस। ठीक है, ये एक अस्थायी अग्रिम है जो आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार की प्राप्तियों के भुगतान के अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाता है या दिया जाता है, पहली बात। दूसरा,
एक हॉक ट्रेजरी बिल्स के विपरीत WMA का उपयोग राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकारों को केंद्र शासित प्रदेश को भी यहाँ पर वेज मीन्स एडवांस की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इंपॉर्टेंट बात है, जो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार जो होगी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी वेज एंड मीन्स की सुविधा एडवांस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, है ना। इंपॉर्टेंट बात है। WMA लिमिट RBI के केंद्र सरकार द्वारा सलाह से तय कर सकता है। ठीक है, कानूनी फ्रेमवर्क क्या होगा, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 RBI के वेज एंड मीन्स एडवांस प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है इसको। ठीक है, ब्याज दर वेज एंड मीन्स एडवांस RBI दर की रेपो दर होती है। 3-4 पॉइंट याद रखने, और ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जहां पे लिखा है इसको नोट कर सकते हो। आगे देखते हैं, RBI द्वारा शुरू की गई कुछ पहले हैं, तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकते हैं ऐसे। देखो सिंपल सा, डीप में नहीं जाएगा, कि ये बोलेगा कि RBI द्वारा इनमें से कौन सी पहले RBI द्वारा नहीं शुरू की गई थी। पहला यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, CBDC रियल सैंडबॉक्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अगला है जमा प्रमाण पत्र। ये तो, और निर्गमन करता अनुसूचित वाणिज्यिक, अच्छा सिर्फ 3 ही होंगे। 3 में से कौन सी बोलेंगे कि यहाँ पर कौन सा है जो RBI द्वारा शुरू नहीं गई थी, तो मतलब तीनों शुरू की गई थी, तो यहाँ से तीनों हो जाएगा। आगे डीप में इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। आगे आते हैं, अगले टॉपिक यहाँ पर NBFC के लिए स्व विनियामक संगठन, इसमें देखते हैं। इसमें यहाँ पर इसका जो कानूनी धारा क्या होगा, इसका विशिष्ट आधार विनियमित जो संस्थाएं उसको विनियामक ढांचों को लेकर के मान्यता देने के लिए RBI का व्यापक फ्रेमवर्क होगा, 2024 का फ्रेमवर्क है। SRO की पात्रता क्या होगी, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये SRO है मतलब स्व विनियामक जो संगठन है, इसकी पात्रता क्या होती है। ये इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी कंपनी में के रूप में किया जाएगा। इसके पास पर्याप्त नेटवर्क होने चाहिए, ताकि यहाँ पर इसकी शेयर होल्डिंग अलग अलग संस्थाओं के पास होगी, और यहाँ पर साथ ही इसमें अपने क्षेत्र की जो प्रतिनिधि संस्था होना चाहिए। कोई भी संस्था SRO की चुकता पूंजी जो होती है, शेयर पूंजी का 10% उससे अधिक नहीं रखेगी। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से SRO की पात्रता के पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो स्व विनियामक संस्था है उसकी यहाँ पर कुछ पात्रता होती है। ठीक है, SRO की कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, है ना। SRO मतलब स्व विनियामक जो ढांचे संगठन होते हैं, इसकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी क्या क्या, सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी क्या होगी कि आचार संहिता तैयार करना, शिकायत निवारण, विवाद समाधान को लेकर के फ्रेमवर्क स्थापित करना। ठीक है, और विनियामक के प्रति क्या होगा कि यहाँ पर इसमें विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना, और संबंधित क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, और अग्रिम चेतावनी संबंधी रुझानों को पता लगाना शामिल होगा। ठीक है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या होगा, इसमें यहाँ पर निदेशक मंडल के अध्यक्ष सहित यहाँ पर कम से कम 1/3 सदस्य स्वतंत्र होंगे इसमें। तो यहाँ पर इनकी जिम्मेदारियाँ और इनकी पात्रता याद रखनी। बस 2 यहाँ से पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, और मैंने MCQs में जो अलग से MCQs कराया हुआ है वो यहाँ से देख सकते हो। MCQs वाली जो वीडियो है वहाँ पर अलग कराई इसने, है ना, तो वहाँ से देख सकते हो। चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है, चैनल पर जाओगे तो उसका पूरा अलग प्लेलिस्ट भी बना रखा है मैंने, PT35 MCQs। आगे आते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसको लेकर के ये कंपनियां जो हैं, तो ये सब थोड़ा सा आपको रीड करना है ना NBFC के बारे में। आगे आते हैं, ये क्या, ये बैंकों से अंतर होता है, मतलब अंतर होता है बैंकों से, क्योंकि यहाँ पर ये मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होते हैं। ये स्वयं पर आहरित चेक जारी भी नहीं कर सकते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि यहाँ पर इनका मुख्य कार्य ऋण प्रदान करना और शेयर बॉन्ड को लेकर के प्रतिभूति में निवेश करना, और इसमें कृषि, औद्योगिक गतिविधि, व्यापार, प्रतिभूति को छोड़कर सेवाएं बिक्री और अचल संपत्ति के निर्माण जैसी गतिविधियाँ शामिल नहीं की जाती हैं, याद रखना है। आगे आते हैं, एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, और सब पूरा आपको नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, देखते हैं कुछ पॉइंट इसके हम लोग देखेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये विलय का चौथा चरण है। इस विलय के बाद 26 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में अब 28 RBS जो RRBs हो गए, जो पहले 43 थे। ठीक है, विलय का पहला चरण ये दिखाया गया है, जो डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिश पर आधारित था। इसमें एक राज्य के भीतर एक ही प्रयोजन बैंक के तहत RRB विलय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में देख सकते हो कि उसकी उत्पत्ति नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप है, उसकी सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को RRB की स्थापना के तहत हुई थी। RRB समिति का संयुक्त था, इसमें केंद्र सरकार 50% हिस्सेदारी, राज्य सरकार की 15% और प्रायोजक बैंकों की 35% है। तो ये 2 करीब एक सेट ये 2 सेट, मतलब इतने पॉइंट आपको याद करने हैं।
और यहाँ से इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। आगे आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में देखते हैं। फाइनेंस बैंक को एक लघु वित्त बैंक यूनिवर्सल बैंक के बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। तो यहाँ पर देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बदलने के लिए पात्रता मानदंड क्या हो सकती है। पहले तो स्थिति क्या थी, बैंक को न्यूनतम 5 वर्षों के अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। स्टॉक लिस्टिंग के तहत यहाँ पर बैंक को शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध होना चाहिए। नेटवर्थ यहाँ पर बैंक की न्यूनतम जो नेटवर्थ है 1000 करोड़ रुपये होनी चाहिए, ठीक है। CRAR SFB की निर्धारित पूंजी जोखिम भारी तल जो अस्तित्व है उसके अनुपात से पूर्ति करना अनिवार्य होगा। तो करीब 4 पॉइंट यहाँ से आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल जो बदलने की प्रक्रिया को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे वित्तीय स्थिति क्या होगी इनकी वित्तीय स्थिति जो यहाँ पर लाभ प्रदाता होते हैं, ये 2 वर्षों के लिए बैंकों में निवल लाभ हुआ होना चाहिए। और परिसंपत्ति गुणवत्ता जो होती है ये पिछले 2 वर्षों में सकल जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति होती है GNPA और निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ इसका क्रमशः 3% और 1% के बराबर होनी चाहिए, तो याद रखनी है। लघु वित्त बैंक ये देखना है, ये आपको होमवर्क है। होमवर्क में आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक है पूरा जो हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है उसके बारे में स्टैटिक पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ये पढ़ना है क्योंकि जो जब से रजिस्टर्ड हुआ था, जब से बना था, वही सब बातें यहाँ पर बता रखी हैं, तो आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ो और अपना थोड़ा सा की पॉइंट करके नोट्स बना सकते हो। इतना मैंने चीज़ें अपनी इतनी भी करंट अफेयर्स पढ़ा दिए, तो थोड़ा बहुत तो आप नोट्स बनाना सीख ही गए होगे कि कैसे कैसे यहाँ से हमें पॉइंट निकालने हैं। तो ये खुद से अपना पॉइंट निकाल के अपने A4 पेपर में या जो भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे आते हैं लघु वित्त बैंक के लिए यहाँ पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, इसमें पुराने नियम क्या थे, नए नियम क्या थे, ये सब इससे नहीं पूछेगा, सीधे से आएगा इधर। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है यानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उसको लेकर के उसके बारे में शुरुआत कब हुई थी PSL की। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, ठीक है। इसका करीब 30 और 20 50 55 ईयर पूरा हो गया है ना। RBI द्वारा प्रारंभ किया गया PSL फ्रेमवर्क बैंकों की बात करता है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक जो ऋण है या एडजस्टमेंट है नेट बैंक क्रेडिट NBC का एक निर्धारित प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को लेकर ऋण प्रदान करेगा, ठीक है। NBC में क्या शामिल होता है, निवल बैंक ऋण जो होता है इसमें गैर सामाजिक तरलता अनुपात यानी नॉन SLR बॉन्ड, बैंकों का निवेश आदि यहाँ पर इसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणियाँ जिसमें कि कृषि, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, MSME, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक संरचना, ये सब यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो देखो यहाँ पर प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र की कुछ श्रेणी होती हैं, कौन कौन सी, ये हो गई। और यहाँ पर NBC में क्या शामिल होते हैं, ये 2 पॉइंट, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, तीसरा पॉइंट ये, इसकी उदाहरण क्या है, 4 पॉइंट ये। तो करीब 4 पॉइंट यहाँ पर PSL के बारे में आपको रीड करना है और NBC की क्या शामिल हो सकता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। PSL के मानदंड के लिए किन पर लागू होते हैं PSL के मानदंड, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जैसे कि यहाँ पर, इसमें सभी यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया के जो बैंक होते हैं LAB, इसमें वेतन भोगी बैंकों को छोड़कर प्राथमिक सहकारी बैंक। तो यहाँ से इतने पॉइंट आपको नोट्स करने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आगे आते हैं सरफेसी अधिनियम 2002 होमवर्क में पढ़ना है। क्या होमवर्क में पढ़ना है, देखो इसको तहत हमने आपको एक क्वेश्चन MCQ में कवर कर रखा है और आपको जो पढ़ना है वो चीज़ पढ़ना है। ये जो मैंने की पॉइंट यहाँ पर कुछ टिक करके रखें, जैसे कि यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा इसका, NPA के वर्गीकरण का नोटिस मिला हुआ है, वसूली की प्रमुख विधियाँ क्या होंगी, एक तो प्रतिभूतिकरण, अस्तित्व पुनर्निर्माण और ये राइट। तो यहाँ पर इनको लेकर के आप करीब 5 से 6 पॉइंट हैं, ये आप रीड करोगे, रीड करके अपने नोट्स में भी लिख लोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लिखोगे सरफेसी जो अधिनियम है 2002, इनके अधिनियम की मुख्य विशेषताएं 1 2 3 4 5 मुख्य विशेषताएं, ठीक है। ऐसे लिख करके और 1 2 3 4 से 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप नोट करोगे और इनको आप रीड करना है। अपना खुद से अच्छा सा PT3 वेब से निकाल करके नोट्स बनाना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा आपको पढ़ने में भी लगेगा, जब आप नोट्स एक पूरा रेडी करोगे तो आप काफ़ी अच्छा पाओगे कि हाँ काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, यानी कि आप लेना है, बैठ जाना है, मैं आपको समझाता रहूँगा, वो चीज़ें पॉइंट आप जाके शाम को या 1 घंटे 2 घंटे बाद अपना एडिट कर सकते हो, अपना लिख सकते हो, पॉइंट को बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ मैं डेली जितना कराता हूँ उतना करना है, बाकी अपना आप काम करते रहना है, अपना पेपर सॉल्व करते रहना है, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है और यहाँ पर MCQs लगाना है, प्लस यहाँ पर PT3 वेब करते रहना है, ठीक है। 1 घंटे 2 घंटे इसको दे दो, ऐसे कर करके टाइम अपना करीब 8 से 9 घंटे आप डिवाइड कर दो, 3 घंटे करके, है ना। आगे आते हैं और लास्ट में 1 घंटा सबको रिवीजन करने को रात में दे दो। तो ये सब पूरा पॉइंट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। 2 होमवर्क आपके हो गए, एक पहले मैंने दे दिया था और दूसरा ये, तीसरा है मतलब अगला टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखो पहले दे रखा है इसमें कि
स्विफ्ट यहाँ पर है मैसेजिंग फ्रेमवर्क, इसमें यहाँ पर ISO 2022 वित्तीय जानकारी के लिए ओपन ग्लोबल स्टैंड होगा। ठीक है, स्विफ्ट का आशय कि सोसाइटी फॉर वाइल्ड लाइफ इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसकी स्थापना 1973 में 15 देशों और 239 बैंकों द्वारा की गई थी। मुख्यालय हेडक्वार्टर बेल्जियम। इसका उद्देश्य क्या होगा? सीमा पार वित्तीय संचार को सुव्यवस्थित करना और सुरक्षित बनाना। ठीक है, यहाँ पे MCQ में मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे, तो यहाँ से ये MCQ से करोगे, कुछ बातें मैंने आपसे आपको बता दी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये क्या है? इसकी स्थापना 2018 में हुई थी संचार मंत्रालय के तहत। ठीक है, विभाग के अंतर्गत 100% सरकारी स्वामित्व वाले भुगतान के रूप में की गई थी। भुगतान बैंक ऐसे विशिष्ट जो वित्तीय संस्थान है जिन्हें बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग पहुंच वाली आबादी को लेकर बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान के लिए गठित किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य कि यहाँ पर व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए प्रत्येक नागरिक द्वारा उनके द्वार तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जाएं। तो ये सब लिख सकते हो। ये 2 लाख तक के बैंक जमाएं स्वीकार कर सकते हैं और धन अंतरण के बिना उनके बिल भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपन ये ऋण नहीं दे सकते और ना ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो ये बात याद रखनी है और MCQ से भी बातें कवर करनी है। ठीक है, MCQ को जरूर साथ में लेके चलना है, क्योंकि उसके बेस पे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये, कि कुछ आप चीज़ें वहाँ से करोगे, कुछ चीज़ें यहाँ से करोगे, है ना, तो आपका पूरा फिनिश होगा ये। PCA फ्रेमवर्क लगभग 500 प्राथमिक शहरों के सहकारी जो बैंक हैं उसमें 1 अप्रैल 2025 से RBI त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई को उसको लेकर के यहाँ पर फ्रेमवर्क दायरे में आए हैं। ठीक है, जो PCA फ्रेमवर्क है इसके बारे में देखते हैं। PCA फ्रेमवर्क है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए यहाँ पर 2002 और यहाँ पर शहरी जो सहकारी बैंक है लिए उसके 2004 PCA फ्रेमवर्क को लागू किया है। इसको देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य कि यहाँ पर समय रहते पर्यवेक्षी उपायों को लागू करना, UCB को आर्थिक संकट से निपटने के लिए उनके उपाय को लागू करने के लिए बाध्य करना, ताकि उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक से बनी रहे। और किन बैंकों पर लागू होगा? ये Tier 2 और Tier 3 और Tier 4 के सभी श्रेणियों के लिए यहाँ पर शहरी सहकारी बैंक के रूप में इनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और फ्रेमवर्क के तहत यहाँ पर निगरानी के प्रमुख यहाँ पर क्षेत्र कौन कौन से होंगे? पूंजी पर संपत्ति की गुणवत्ता, लाभप्रदता, इसमें CR प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी का कुल जोखिम भारित हस्तियों के अनुपात से होगा। इसे पूंजी जोखिम भारतीय परिसंपत्ति अनुपात CRAR भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। आगे आते हैं, वित्तीय धोखाधड़ी, ये तो देख लेते हैं इसको भी। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम FRI इसे मई 2025 में दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा पर लॉन्च किया गया था। ये एक जोखिम आधारित पैमाना है जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में मध्यम से उच्च या जो बहुत यहाँ पर उच्च जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है। ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के दूरसंचार विभाग द्वारा यहाँ पर जानकारी को लेकर के सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो क्या पॉइंट यहाँ पर इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये क्या है, क्या इसका उद्देश्य होगा, है ना। 3 पॉइंट देख सकते हो इसके। टॉपिक 2 यहाँ से आज टॉपिक 1 और टॉपिक 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल जो अगला पार्ट करेंगे वो टॉपिक 3 टॉपिक 4 को करेंगे, है ना। आगे आते हैं, वित्त और कराधान, इसमें देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर टॉपिक है हमारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, FRBM जिसको बोलते हैं। इसमें FRBM अधिनियम 2003 के बारे में। FRBM अधिनियम 2003 राजकोषीय प्रबंधन को अंतर पीढ़ीगत इक्विटी को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और जिम्मेदार वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राजकोषीय नीति को सतत मार्ग की ओर निर्देशित करती है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान यह है कि यहाँ पर कैग को हर वर्ष इसके प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करनी होगी। FRBM अधिनियम के तहत यहाँ पर बजट के साथ साथ संसद में निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जैसे कि वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, मध्यवधि राजकोषीय नीति से राजकोषीय कार्यान्वयन का विवरण और राजकोषीय समेकन पथ विवरण। तो ये 3 आपको जो विवरण है इसके क्या क्या इसके तहत प्रस्तुत करने होंगे वो। ठीक है, मापदंड इसका क्या होना चाहिए? इसका मापदंड राजकोषीय घाटा जो है GDP का 3% तक, ऋण सीमा इसकी ये दे रखी है और संशोधित राजकोषीय समेकन पद। ये देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके यहाँ पर 2 चीज़ें जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 कर सकते हो, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बस आगे नहीं दिखना है कुछ। आगे आते हैं, कैग बोला कैग की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नज़र। सिर्फ एक पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के ऋण की प्रवृत्ति। इसमें ऋण जो है GDP के अनुपात, महामारी के दौरान केंद्र सरकार का ऋण GDP अनुपात वित्तीय वर्ष 2020-21 में 61.38 तक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। तो
तो ये पॉइंट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कैग की रिपोर्ट पर दिया गया था। ठीक है, आगे आते हैं, बाकी सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर इसलिए मैं मना करूँ कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि अब इकोनॉमिक की बहुत चीज़ें कवर करनी है आपको। जैसे कि यहाँ पर PT 65 से ही आपका पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कम से कम इकोनॉमिक का 12 से 13 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 15 भी हो सकता है। तो 15 क्वेश्चन में आपका 15 क्वेश्चन PT 65 से नहीं बनेगा, कम से कम बनेगा तो 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वो भी PT 65 से नहीं, करंट अफेयर्स का बता रहा हूँ मैं। 4 से 5-6 क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से आपका भी बजट आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक की जो रिपोर्ट है PIB की वो, और भी यहाँ पर डेटा है इकोनॉमिक सर्वे के जो वो, तो यहाँ पर वो सब मिला के पूरा 5 से 6 क्वेश्चन आपका करंट का आएगा, और 4-5 क्वेश्चन आपका स्टैटिक का होगा, है ना। तो इस टाइप से समझ लो कि PT 65 एक तरह से बिल्कुल समुद्र से एक बाल्टी पानी निकलना, ऐसा समझ लो ये है ना। फिर भी यहाँ पर टॉपिकों को कवर हम लोग करते चलते हैं, कहीं ना कहीं लिंक होते हैं टॉपिक को, है ना। आगे आते हैं, यहाँ पर प्रमुख शब्द जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, सिर्फ उन टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो PT 65 मैगजीन की क्लासेस विजनाइज कराता है ना। क्यों कराता है क्लासेस? सीधे मैगजीन निकाल दे, लोग पढ़ लेंगे। तो वो चीज़ वहीं पर इसलिए कराते क्लास कि यहाँ पर सिलेक्टेड जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें यहाँ पर समझाई जाती हैं, जो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, वो राइट। आगे आते हैं, प्रमुख शब्दावली में जो है उसको लेकर के यहाँ पर देखते हैं। इसमें यहाँ पर राजकोषीय घाटा ये सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्ति कार्य को छोड़कर इसके बीच का अंतर होता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा क्या होता है ये यहाँ पर दे रखा है, राजस्व घाटा क्या है ये दे रखा है, राजस्व प्रभावी घाटा क्या है, राजकोषीय विचलन क्या है। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर जो दे रखे हैं, ये आपको 5 पॉइंट नोट करने हैं। स्टैटिक है लेकिन यहाँ पर न्यूज़ में है तो आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट एक तरह से है। कोई भी क्वेश्चन घुमा करके यहाँ पर पॉइंट रख सकते हैं। आगे आते हैं, भारतीय कर संरचना, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर है, उसको देखते हैं। भारतीय कर संरचना में प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष कर है ना। देखो प्रत्यक्ष कर ये दे रखा है और अप्रत्यक्ष कर ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भार समान व्यक्ति पर, भार उपभोक्ता और स्थानांतरित पर कैसे होगा। तो आप देख सकते हो इसकी प्रकृति कैसी है, प्रगतिशील होती है और उच्च आय और उच्च दर बराबर होती है। यहाँ पर प्रकृति कैसी होती है, प्रतिगामी होती है, आय का परिवाह किए बिना सभी उपभोक्ता पर समान दर से लागू होती हैं। तो ये डिफरेंस कुछ आपको याद रखना है, इनकी प्रकृति कैसी होती है। आयकर व्यक्तियों की यहाँ पर वार्षिक आय का आरोपित करना, निगम कर व कंपनियों के शुद्ध लाभ पर आरोपित। तो ये सब देख सकते हो, एक की पॉइंट है सब, एक तो आपको इनको रीड करना है। ठीक है, रीड करके छोटा छोटा सा की पॉइंट करके नोट्स बना सकते हो इनका। जैसे प्रत्यक्ष कर क्या होता है ना, इन पे को लेकर के ऐसे सेम ऐसे बनाओगे जैसे दिया हुआ है, निर्माता, विक्रेता, उपभोक्ता, तो ऐसे करके ये सेम इस टाइप से बनाना है आपको, है ना। मुख्य अंतर का सारांश क्या होगा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में यहाँ पर कर का भार क्या होगा, भुगतान करता है इसे स्वयं वहन करता है, लेकिन अंतिम भोग इसे वहन करते हैं। ठीक है, और संग्रहण में क्या होता है, संग्रहण करना तुलनात्मक रूप से कठिन, कर संरचना चोरी की संभावना होती है। इसमें क्या होता है, संग्रहण करना सरल होता है परंतु वस्तु की कीमत में सम्मिलित होते हैं। उदाहरण आयकर, इधर GST हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कहीं पॉइंट रख के, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो की पॉइंट मैं इसलिए बोलता हूँ करने के लिए कि की पॉइंट से क्वेश्चन बनते नहीं है, की पॉइंट रख के क्वेश्चन घुमा देते हैं, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा वहाँ पे की पॉइंट दूसरा दे दिया। अब ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व इसलिए कहता है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो कि आपको कुछ माइंड थोड़ा सा ओपन हो कि कैसे क्वेश्चन घुमा के कहाँ से पूछ रहा है, पहली बात कौन सी पूछी, दूसरी बात कौन सी रख दी। तो वही चीज़ की पॉइंट में यहाँ पे यूज करते हैं इसको। ठीक है, आगे आते हैं, आयकर अधिनियम 2025, इनकम टैक्स एक्ट 2025। राष्ट्रपति ने आयकर अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है। ये कानून आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। आयकर अधिनियम 2025 की प्रमुख यहाँ पर बिंदु पर नजर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या पॉइंट है, संक्षिप्त और सरल। नया अधिनियम पिछले अधिनियम की तुलना में संक्षिप्त और सरल भाषा में न्यूनतम वैकल्पिक जो कर है मैट और वैकल्पिक न्यूनतम कर AMT दोनों प्रावधानों को उप 2 खंडों में विभाजित किया गया। न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का उद्देश्य होता है उन शून्य कर कंपनी जो जीरो टैक्स कंपनी को कर के दायरे में लाना और जो पर्याप्त लाभ कमाने और उच्च लाभांश देने के बावजूद आयकर कानून प्रदान की गई जो विभिन्न कर रियायतें होती है उसको प्रोत्साहन के कारण कोई रोक नहीं देती है ना। ये कारण कोई यहाँ पर प्रोत्साहन कारण कोई कर नहीं देती है। तो पहली ये हो जाएगी। मैट क्या होगा, मैट के प्रावधान में केवल निगम कॉर्पोरेट करदाताओं पर लागू होते हैं और ये मैट में ही वैकल्पिक न्यूनतम कर AMT, इसमें यहाँ पर MT समान प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर ये गैर कॉर्पोरेट दाताओं पर लागू होते हैं। देखो AMT और मैट इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन घुमाएगा। क्वेश्चन अगर यहाँ से
थोड़ा उम्मीद पूछने का बन रहा है क्वेश्चन, क्योंकि 2025 का है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है मैट और AMT से। तो बिल्कुल घूमना नहीं है, एक एक चीज़ यहाँ पे इसके बारे में समझना है, लिख के पढ़ना है कि यहाँ पर क्या AMT बोल रहा है, क्या मैट बोल रहा है। ठीक है, आगे अघोषित आय। तलाशी मामलों में आकलन हेतु अघोषित आय की परिभाषा का विस्तार किया गया और पहले अघोषित आय में केवल पैसा, सोना और चांदी आभूषण और अन्य कीमती सामान शामिल थे। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट में भी शामिल कर लिए गए। तो ये कुछ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, और कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है, हटाते हैं इसको, बस दो ऊपर जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। प्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम MCQs में दे रखे हमने, जो सेफ हार्बर वाला है। प्रत्यक्ष कर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आयकर नियमावली 1962 के संशोधन को अधिसूचित किया है। ये नए संशोधन के जरिए सेफ हार्बर नियम के दायरे में विस्तार करेगा। इन संशोधनों के तहत सेफ हार्बर के नियम के दायरे में निम्न रूप से विस्तार किया गया है। सेफ हार्बर से संबंधित प्रावधान का लाभ उठाने की समय सीमा 200 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी गई है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, तकनीकी रूप से सेफ हार्बर वह स्थिति है जिसमें कर एजेंसियां करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइसिंग को आर्म्स लेंथ प्राइस स्वतंत्र बाजार मूल्य मानकर स्वीकार कर लेती हैं। आयकर अधिनियम 1961 में CBDT को सेफ हार्बर नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। 3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, MCQs मैंने कराया हुआ है सेफ हार्बर पर। आगे ये नहीं पढ़ना है आपको, और देखते हैं इसमें देखो ऊपर ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ना, लेकिन जो ये चीज़ है नीचे दे रखा है इसको आपको देखना है कि यहाँ पर जो APA के प्रकार क्या है। APA ऊपर दे रखा है, क्या है नीचे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता, जिसको बोलते हैं APA। APA क्या है? APA बोर्ड कर प्राधिकरण और व्यक्तिगत करदाता के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में मूल्य निर्धारण विधि और आर्म्स लेंथ मूल्य बॉक्स में करके जो करदाता है उसको ट्रांसफर प्राइसिंग के रूप में निश्चितता प्रदान करता है ना। और APA की जो अवधि होती है अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है। इसमें न्यूनतम अवधि के संबंध में कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, एक पक्षीय APA, इसमें केवल करदाता और देश का कर प्राधिकरण शामिल होता है। द्विपक्षीय APA में देश के करदाता और जो कर प्राधिकरण है उसके साथ साथ किसी अन्य देश में करदाताओं भी शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, और बहुपक्षीय APA में क्या होता है? बहुपक्षीय APA में इसमें करदाता अलग अलग देशों के करदाताओं को 2 या 2 से अधिक इस देश के कर प्राधिकरण को प्रावधान शामिल होते हैं। तीनों चारों पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ना है, इनके प्रकार और क्या होता है ये। आगे देखते हैं, प्रतिभूति लेन देन STT जिसको बोलते हैं। MCQs यहाँ पर क्या हुआ है मैंने इस पर। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं टॉपिक। फिर भी देखो यहाँ पर बोला ये भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए गए प्रतिभूति के लेन देन पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर होगा। कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है। आप बोलेगा STT जो है ये किस टाइप का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष कर है ना, डायरेक्ट टैक्सेस है। कर योग प्रतिभूमि जो प्रतिभूति होती है, इसमें इक्विटी व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स और यहाँ पर इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड जो होती है उसकी इकाइयाँ शामिल होती हैं। ये ऑप्शन और फ्यूचर विकल्प का वायदा के लेन देन पर भी लागू की जाती हैं। इसे वित्त अधिनियम 2004 के तहत पेश किया गया था। उद्देश्य क्या होगा? प्रतिभूति बाजार में कर अपवंचन, कर की चोरी पर अंकुश लगाना होता है। तो इसका कुछ उद्देश्य है। 4 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। वस्तु सेवा कर GST में सुधार को लेकर के देखते हैं। GST के बारे में, GST यहाँ पर 101वें संविधान संशोधन 2017 द्वारा लागू किया गया था, 17 में लागू किया गया था। इसमें 17 विभिन्न करों जिसमें से 13 उपकर सेसेस और यहाँ पर इसको एकीकृत करके समाहित किया गया था। इसने करों को सोपानी प्रभाव या कर के ऊपर कर को समाप्त कर दिया है। GST के प्रमुख मुख्य घटक क्या है देखते हैं इसको। GST के मुख्य घटक केंद्रीय GST, CGST, राज्य GST, SGST और केंद्र GST, UGST, UTGST है ना, कैसा GST, UTGST और एकीकृत GST, IGST यहाँ पर इसके घटक होते हैं। CGST, SGST और UTGST राज्य के भीतर लेन देन पर लगाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर IGST अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर लागू होता है, जिसे केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है और राज्य द्वारा इसे साझा किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंतव्य आधारित कर जो होता है ये राज्य उस राज्य के शासित प्रदेश को प्राप्त होता है जहां वस्तुओं से सेवाएं का अंतिम उपभोग किया जाता है। GST 2.0 प्रमुख सुधार सिफारिशें की कुछ है, जैसे नई दर संरचना। इसमें
पहले चली आ रही 12% और 28% की दरों को समाप्त कर दिया गया था और 5 से 18% दरों को 2 स्लैब व्यवस्था लागू की गई है। दूसरा यहाँ पर है, ये सिन वस्तुओं और चुनिंदा विलासिता की वस्तुओं को 40% की एक विशेष डीमेरिट दर लागू की जो क्षतिपूर्ति उपकर को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, नई कर संरचना आपको याद रखनी है। प्रभावी मध्यम क्या होगा दर, ये यहाँ पर मिडियन जो यहाँ पर टैक्स रेट है ये 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है प्रभावी मध्यम कर, और यहाँ पर जो ऊपर दे रखे हैं दोनों ये पॉइंट याद रखने हैं। आगे देखते हैं, तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं 18% घटकर 5% हो गई हैं। हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी यहाँ पर वस्तुओं पर कर में कमी। ठीक है, स्वास्थ्य में 18% घटकर 5% छूट, 5% तक दिया गया है, इस पर छूट कर दी गई है। और सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर उनकी पुनर्बीमा को जीएसटी से मुक्त किया गया है। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त 36 विशेष जीवन रक्षक दवाओं को शून्य नील यहाँ पर कर के दर में शामिल कर लिए गए, जबकि यहाँ पर अन्य अधिकांश दवाओं पर 12% से घटाकर 5% किया गया। आर्थिक जो प्रेरक हैं 28% घटाकर 18%, जैसे कि एयर कंडीशनर, डिश वॉशिंग मशीन, सभी टीवी पर सेट कर, इस सब पर लेकर के 18% है। और सीमेंट दर 28 से घटकर 18 कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है। परिवहन 28% से घटकर 18 हो गया। छोटी कारें पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी को लेकर के डीजल तक दोनों यहाँ पर जो हैं इसको लेकर के 28% से 18 कर दी गई है। तो याद रखना है 28 से 18 वाली कौन कौन सी, आप एक लिस्ट बना लो 28 से 18 वाली कौन कौन सी है वो सेट कर लो, और उससे कम की कौन सी, उससे ज़्यादा कौन सी, तो आपको एक तरह से याद करने आसानी तरीका बन जाएगा, है ना। तो सेट करके आप इसको बना सकते हो नोट्स को। यहाँ से आगे आते हैं, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, ये सब जीएसटी काउंसिल जो है आपका पूरा स्टैटिक टॉपिक है ना। आपको यह होमवर्क है, ये 3 होमवर्क हो गए, पहला वो था, दूसरा ये, तीसरा ये आपका ये है ना। तीनों आपको होमवर्क करने पता भी होगा आपको, क्योंकि ये जीएसटी जो है काउंसिल ये एकदम इसका जो लॉन्च किया गया था, बनाया गया था उस टाइम का पूरी इसकी स्टैटिक बातें बताई जा रही है। 2.6 महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है? एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है एक प्रकार का सुरक्षात्मक शुल्क टैक्स होता है, और इसे सरकार द्वारा घरेलू बाजार की सुरक्षा के लिए विदेशी वस्तुओं पर आयात पर तब लगाया जाता है जब उसे बहुत सस्ते दाम पर बेची जाती है तब। ठीक है, डंपिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई विदेशी कंपनी अपने उत्पाद को किसी दूसरे में इतना कम कीमत पर बेचती है जो अपने उस देश की कीमत से भी कम होती है, जिसको बोलते हैं डंपिंग। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसके तहत यहाँ पर डंपिंग के खिलाफ कदम उठाने की अनुमति दी गई है। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है? सेफ गार्ड ड्यूटी यहाँ पर इसमें इतना नहीं पूछिएगा, इसको हटाते हैं। ठीक है, आगे ऑफ बजटिंग उधारियाँ, ये क्या है? देखो इसकी परिभाषा में एक ऐसी सरकारी उधारियाँ हैं जो यहाँ पर आम बजट के माध्यम से यहाँ पर सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, यहाँ पर जिनके लिए विधायिका द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक है, ये उधार आमतौर पर निम्नलिखित माध्यम से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर सरकारी नियंत्रण में सार्वजनिक जो क्षेत्र के उपक्रम है उनको लेकर के, और उन संस्थाओं के माध्यम से जो अपने संचालन के लिए इक्विटी निवेश और ऋण अनुदान या सब्सिडी जैसी जो बजटी समर्थन उस पर अधिक निर्भर रहते हैं। उद्देश्य क्या होगा? ऐसी उधारियाँ को यहाँ पर राजकोषीय घाटे में गणना नहीं करना, ताकि यहाँ पर दर्शाया जा सके कि वित्तीय अनुशासन का पालन किया जा रहा है। चिंताएं क्या होंगी? इससे पारदर्शिता और जवाबदेही कम होगी और ऋण का वास्तविक बोझ कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑफ बजटिंग कुछ उधारियाँ आपको पता होनी चाहिए कि ऑफ बजटिंग जो उधारियाँ ये क्या होती हैं। ऑफ बजटिंग जो उधारियाँ इसका क्या उद्देश्य होगा? क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर जो ऑफ बजटिंग उधारियाँ हैं, ठीक है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, ये क्या हैं और इनकी क्या चिंताएं हैं। तीनों पॉइंट देगा, जैसे कि बोल देगा ये ऐसी सरकारी उधारियाँ होती है जो आम बजट के माध्यम से सार्वजनिक की जाती हैं और इसके लिए विधायिका या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, राइट। दूसरी पॉइंट दे देगा कि इसका उद्देश्य कि यहाँ पर उधारियों को राजकोषीय घाटे में गणना करना, ताकि यहाँ पर यह दर्शाया जा सके कि वित्तीय अनुशासन कितना पालन किया जा रहा है। गलत होगा क्योंकि यहाँ पर राजकोषीय घाटे में गणना नहीं करना शामिल होगा। आगे बोलेगा तीसरे पॉइंट में कि इनकी चिंताओं में इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी और कम होगी और ऋण का वास्तविक बोझ कम हो जाएगा, छिप जाएगा। तो ये बात सही हो जाएगी। तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे करके क्वेश्चन बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। सेफ गार्ड ड्यूटी से क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन खास बनेगा नहीं, तो क्वेश्चन मैंने आपसे जो MCQ वहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ से कर सकते हो क्वेश्चन इसका। और इसमें तीसरा टॉपिक हम लोग कल करेंगे यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, कुछ छूटा होगा तो और कोई क्वेश्चन बना देखते हैं आप। जैसे एंटी डंपिंग शुल्क है,
क्वेश्चन ऐसे कैसे बनेगा, एंटी डंपिंग शुल्क से क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर इसके बारे में विचार करना है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रकार का सुरक्षात्मक शुल्क होता है। इसे सरकार द्वारा घरेलू बाजार की सुरक्षा के लिए विदेशी वस्तु के आयात पर तब लगाया जाता है जब वे वस्तु बहुत अधिक दाम पर बेची जाती है। अधिक दाम पर नहीं, कम दाम पर, सस्ते दाम पर, तो गलत हो गया। सेकंड बात बोलेगा, डंपिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई विदेशी कंपनी अपने उत्पाद को किसी दूसरे देश में इतना सस्ती कीमत पर बेचता है जिसको लेकर अपनी जो देश है उसकी कीमत भी कम होती है। तो ये बस से हो जाएगी। डंपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो दो बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। आगे जीएसटी परिषद से तो क्वेश्चन स्टैटिक है। क्वेश्चन यहाँ से तो बन सकता है, इधर से भी क्वेश्चन बनेगा आपका जीएसटी की जो हाल ही में जो कर की दर कम की गई उसको लेकर के क्वेश्चन बनेगा कि विचार करना है। पहली बात ये बोलेगा कि स्वास्थ्य का जो स्लैब थी दर टैक्सेस की 18% से घटकर 8% कर दी गई है ना। 5% जबकि हो गई तो गलत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बोलेगा कि जो परिवहन को लेकर के यहाँ पर 28% से घटकर ये 18% में आ गई है, जिसमें से यहाँ पर बोलेगा कि छोटी कारें है ना, एलपीजी, डीजल और जो 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल शामिल है। तो ये बस से हो जाएगी। और क्या बोल सकता है, तेजी से बिकने वाली जो उपभोक्ता वस्तुएं इसमें 18% घटाकर 7% जीएसटी कर दिया गया है। तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि 18% घटाकर 5% बोलेगा, जिसमें ऑयल, शैम्पू, से टूथपेस्ट जैसी जो सामग्री इसको लेकर के। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि इनमें से किन किन पर जीएसटी 18% से घटाकर, मतलब इनमें किस कौन कौन सी वस्तुओं पर जीएसटी 18% कर दिया गया है। एक तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि एयर कंडीशन, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज को लेकर के है ना, 18 हो गया, और एक इनको भी शामिल कर देगा इसमें। तो ये सब 18% में याद रखना है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, और बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। आपको जो पॉइंट मैंने बताया वो पॉइंट अपना A4 पेपर लेके या फिर जो कॉपी बना रहे हो उसमें लिख करके दो टॉपिक भी अगर रोज करोगे तो करीब 10 टॉपिक है, 5 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा। 5 दिन पूरा 5 दिन आपका नहीं लगेगा। 5 दिन के साथ आपको MCQs भी सॉल्व कर रहे हो है ना, ये भी सॉल्व कर रहे हो जो व्याख्या के साथ कर रहे हो, प्लस आप एक टेस्ट पेपर भी रोज सॉल्व करो। यूकेटी का मैंने टेस्ट पेपर कराया अपने चैनल पे, टेस्ट नंबर 1 से उठाओ और टेस्ट नंबर 21 तक करा दिए। 21 तक जाके पूरे को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर मैंने फ्रेम किए। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो ये सब डेली आप करते रहो और यहाँ से ये भी आपकी मैगजीन कवर होती रहेगी, राइट। तो इतनी चीज़ आपको करना है, पता नहीं चलेगा कब आपकी मैगजीन खत्म हो गई है ना। तो ऐसे करके पूरी मैगजीन के खत्म करनी। और अभी जो हिंदी की मैगजीन आ गई है इकोनॉमिक वाली, उसके बाद अगली मैगजीन देखो कौन सी आती है, वो भी जो भी आएगी उसका पहले MCQs और बाद में व्याख्या के साथ करेंगे, ठीक है। एंड करते हैं। कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और मैगजीन में टेलीग्राम पर शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।